हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की कौन सी बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर 1 19वीं, ऑप्शन नंबर 2 17वीं, ऑप्शन नंबर 3 18वीं, ऑप्शन नंबर 4 20वीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 19वीं। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाली मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। यह वर्चुअल मीटिंग भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह वर्चुअल बैठक में SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव सहित किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत के मध्य एशियाई देशों के लिए कितने डॉलर के क्रेडिट लाइन का विस्तार किया? ऑप्शन नंबर 1 $2 बिलियन, ऑप्शन नंबर 2 $3 बिलियन, ऑप्शन नंबर 3 $1 बिलियन, ऑप्शन नंबर 4 $4 बिलियन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 $1 बिलियन। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशिया के सभी 5 देश कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों की प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की और इन देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं HICDP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहयोग प्रदान करने की पेशकश भी की। पहली भारतीय मध्य एशियाई संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म ऑफ फेस्टिवल IIFF 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर 2 ओमपुरी, ऑप्शन नंबर 3 जितेंद्र, ऑप्शन नंबर 4 मिथुन चक्रवर्ती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ओमपुरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर 2 विजय रूपाणी, ऑप्शन नंबर 3 आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। इसे किताब को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसारण द्वारा किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रितु फोगाट ने कितनी बार मिश्रित मार्शल आर्ट खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर 1 2 बार, ऑप्शन नंबर 2 1 बार, ऑप्शन नंबर 3 4 बार, ऑप्शन नंबर 4 3 बार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 3 बार। मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बनी भारत की पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता। उन्होंने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की वाउ सेपौ को दूसरे दौर में ही हरा दिया। मैच के बाद रितु ने कहा कि हम इस जीत के साथ MMA करियर की हैट्रिक से मैं काफ़ी संभावित महसूस कर रही हूँ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एयरलाइंस में पहली महिला CEO बनकर इतिहास रचा? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 निवेदिता भसीन, ऑप्शन नंबर 2 हरप्रीत AD सिंह, ऑप्शन नंबर 3 त्रिशा मोहन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2
हरप्रीत एडी। भारतीय विमान क्षेत्र में इतिहास रचते हुए हरप्रीत एडी सिंह एलियंस एयर की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई। एलियंस एयर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। वर्तमान में वो एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उड़ान सुरक्षा है। वरिष्ठ एयर इंडिया कमांडरों में से एक कैप्टन निवेदिता भसीन, जो वर्तमान में ड्रीमलाइनर बोइंग 787 उड़ाती हैं। हरप्रीत के स्थान पर एयर इंडिया की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 2 जोई रूट, ऑप्शन नंबर 3 स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर 4 क्रिस गेल। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 क्रिस गेल। क्रिस गेल T20 इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में वेस्टइंडीजियन ने यह उपलब्धि हासिल की। वह T20 क्रिकेट में छक्के की सूची में दूसरे स्थान पर आने वाले किरोन पोलार्ड से बहुत आगे हैं, जिनके अधिकतम 690 छक्के ही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में उत्तरी प्रशांत महासागर के समुद्री तट पर काले प्रवाल की कितनी प्रजातियां खोजी गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 6। इसका सही ऑप्शन नंबर 3। उत्तरी प्रशांत महासागर एक ऐसा क्षेत्र जहां कई देशों के पास कोबाल्ट और निकल सहित धातुओं को खोजने का अनुबंध है कि समुद्र तट पर काले प्रवाल की 3 प्रजातियां खोजी गई हैं। कोबाल्ट और निकल प्रमुख बैटरी तत्व हैं जिनकी आपूर्ति के लिए देश खोज कर रहे हैं। प्रवाल खनिज प्रधान क्रस्ट जोन में गहरे सीमोन्स और लकीरें पर खोजे गए थे। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार पिछले अध्ययनों में 4250 साल से अधिक पुराने काले प्रवाल की प्रजातियां पाई गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन वो जो कल आपसे मालूम किया गया था। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था? इसका सही ऑप्शन है 26वां। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष में इस दिन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 1 2015, ऑप्शन नंबर 2 2017, ऑप्शन नंबर 3 2014, ऑप्शन नंबर 4 2007। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 2014। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी की 145वीं जयंती है। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 केरल। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 केरल। एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा जारी की गई सूची में केरल को देश के सबसे शासित राज्य का दर्जा दिया गया है और उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया है। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी गन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जारी की गई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने SERB पावर योजनाएं शुरू की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर 1 नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 2 पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने SERB पावर योजनाएं शुरू की, जिसका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए उभरती हुई और प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। योजनाएं उच्चतम स्तर पर अनुसंधान एवं विकास के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में नियमित सेवा में महिला शोधकर्ताओं को बढ़ावा देगी। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसे 2009 में भारत की संसद के एक अधिनियम SERB एक्ट 2008 द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर 2 अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर 3 दीपा कर्मकार, ऑप्शन नंबर 4 एडिले सुमीरवाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एडिले सुमीरवाल। एएफआई की वार्षिक आम सभा के दौरान पदधारी एडिले सुमीरवाल को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। सुमीरवाल को तीसरी बार एएफआई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मधुकांत पाठक और रविंदर चौहान क्रमश एएफआई के कोषाध्यक्ष और महासचिव चुने गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अक्टूबर 2020 में के शर्मा को निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यह क्या है? यह है निम्नलिखित। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार के शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश AGMUT कैडर के 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी श्री शर्मा को पिछले साल नवंबर में ही उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी रंजना काला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी रंजना काला को उत्तराखंड प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF नियुक्त किया गया है। 1985 बैच की IFS अधिकारी रंजना काला को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की सहमति से पद पर नियुक्त किया गया। वन के प्रधान सचिव आनंद वर्धन ने 29 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में आदेश जारी किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में निम्न में से किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो इसे आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में मान्यता देते हैं? ऑप्शन नंबर 1 गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 CBSE, ऑप्शन नंबर 4 UGC। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मंत्रालय। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो इसे आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में मान्यता देते हैं। विश्वविद्यालय को 2019 में IOE स्थिति के लिए 13 अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ UGC द्वारा चुना गया था। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के लिए संस्था को कुछ विधायी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासी वकीलों को कितने लाख रुपए का मेडिकल बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट